छात्रों, वर्ष 2020-21 के शिक्षा सत्र में आज पहला दिन है। मैं अशोक कुमार दोहरे आपको नागरिक शास्त्र विषय पढ़ाऊँगा। नागरिक शास्त्र में 2 ओक्ष हैं, जिनमें पहली किताब जिसका हेडिंग है समकालीन विश्व राजनीति। इसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। जहाँ तक शब्द शीत युद्ध का मतलब है, अगर हम इसमें से शीत हटा दें तो शब्द बचता है हमारे सामने युद्ध। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, लेकिन अगर हम इसमें शीत शब्द जोड़ दें तो शीत युद्ध का मतलब हो जाता है कि लड़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन लड़ाई से पहले की स्थिति ज़रूर है, या लड़ाई जैसी परिस्थितियां ज़रूर बनने वाली हैं, अर्थात कभी भी लड़ाई की संभावना है। रही बात शब्द की, तो ये जो शब्द शीत युद्ध की चर्चा जब 1945 के विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बटी थी। एक ध्रुव का नेता था, एक गुट का नेता था सोवियत संघ, दूसरे गुट का नेता था रूस, जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ, और एक गुट का नेता था संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों में ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध का काल है 1945 से लेके 1990 तक रहा। इसके अंतर्गत क्या था कि दोनों जो महाशक्तियां अमेरिका और रूस, 1945 के विश्व युद्ध के बाद जो नए देश आज़ाद हुए थे, उन आज़ाद हुए देशों को दोनों देश ये चाहते थे, या दोनों महाशक्तियाँ ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को हम अपनी तरफ मिला लें। जबकि हम देखें तो दोनों ही देशों की विचारधाराएं, अर्थव्यवस्था दोनों की अलग अलग है। अमेरिका जहां पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व करता है, वहीं रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता है। अब शब्द जो नए आपके सामने आए हैं, समाजवादी और पूंजीवादी। तो पूंजीवादी शब्द का मतलब होता है कि जिस व्यवस्था पर कोई भी उद्योगपति स्वयं अपना बिजनेस लगाता है, अपनी फैक्ट्री खड़ा करता है, स्वयं उसका संचालन करता है, स्वयं उसका मालिक होता है, स्वयं उसका लाभ कमाता है। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, जिसका नेतृत्व रूस करता है, जिसमें समाजवादी का मतलब है सरकारी, अर्थात उत्पादन से लेके व्यापार और प्रशासन सभी पर सरकार का नेतृत्व होता है। उसको कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसी बात के लिए दोनों देशों में लड़ाइयाँ थीं कि किस प्रकार से ये जो नए आज़ाद हुए देश हैं, इन देशों को हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। और इस शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई वो है क्यूबा संकट से। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा चूँकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो रूस की समाजवादी अर्थव्यवस्था से प्रभावित है। तो रूस को ऐसा लगा कि अमेरिका उसे अपने प्रभाव में ले लेगा, इसलिए रूस ने उस पर मिसाइलें तैनात कर दी कि अगर अमेरिका इस पर हमला करता है तो हम क्यूबा का साथ देंगे और क्यूबा की रक्षा करेंगे। और जब रूस ने क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात की तो अमेरिका को इस बात की जब भनक लगी तो पूरी दुनिया के देशों को ये भय व्याप्त हो गया कि अब शायद दुनिया में फिर से तीसरा युद्ध होने वाला है, क्योंकि 2 युद्धों को तो दुनिया झेल चुकी थी, जिनकी विभीषिका आज भी लोगों को याद है। ऐसी स्थिति में दुनिया के देश घबरा गए। इस क्यूबा संकट का ही परिणाम था कि इस शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और यहीं से शीत युद्ध का दौर शुरू होता है। जो दोनों महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और रूस, जो छोटे छोटे ताकतवर देश थे, छोटे छोटे देश थे, उनको मिलाकर के अपना अपना गुटबंदी करने लगे। अमेरिका ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ट्रीटी।
उसमें वो अपने साथ अपने फेवर के देशों को जोड़ता जा रहा था और उनके संसाधनों का उपयोग भी करता था। इधर रूस ने एक वार्सा पैक्ट नाम से एक संधि स्थापित की, वार्सा नामक जगह पर, जिसमें वो अपने समर्थक देशों का गुट बना रहा था, जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों तरफ गुटबाजी की शुरुआत हो गई तो निश्चित है ऐसी स्थिति में शीत युद्ध की परिस्थिति पैदा हो जाती है। अर्थात दोनों देश इस प्रयास में थे कि किस तरह हम एक दूसरे पर हमला करें, कैसे इन्हें नीचा दिखाएं, कैसे इन्हें युद्ध में हराएं, ये सारी रणनीतियां बनाने लगे। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहीं से दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गई। ऐसे में किसी मुल्क के लिए यह रास्ता था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। जो छोटे छोटे देश इन महाशक्तियों के साथ जुड़ रहे थे, उन्हें इस बात का आश्वासन दिया जा रहा था कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। और इसी से प्रभावित होकर के इन छोटे देशों ने भी इन बड़े बड़े गुटों के साथ अपने आप को समाहित करना ही उचित समझा। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की ज़रूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य आंकड़ा यूरोप बना, अर्थात यूरोप के देशों के बंटवारे के ऊपर दोनों शक्तियां केंद्रित थीं। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया। इन महाशक्तियों ने इन छोटे देशों को अपने साथ क्यों जोड़ा, ये हम पहले ही आपको बता चुके कि उन्होंने इन्हें अपने फ़ायदे के लिए जोड़ा था। जैसा कि हम देख रहे कि ये बड़ी शक्तियाँ इन छोटे देशों के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज पर कब्जा करना चाहते थे, भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें, सैनिक ठिकाने बना सकें उन देशों में, क्योंकि अमेरिका मान लो एशिया के किसी देश पर अगर हमला करना चाहे तो निश्चित है वो इतनी दूरी से हमला नहीं कर सकता। उसे एशिया के किसी नज़दीकी देश पर अपना दोस्ताना बनाना होगा जिससे कि वो वहाँ से हमला कर सके। तो इसलिए भी इन्होंने इन छोटे छोटे महाशक्तियों के साथ अपने गठबंधन बनाए और आर्थिक गठबंधन भी इसमें शामिल है। छोटे जेठे देश इनका सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकें। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते थे। इसमें अगला हेडिंग है शीत युद्ध के दायरे माने एक लिमिटेशन ज़रूर थी कि दोनों जब ये देख रही थी दोनों शक्तियाँ बराबरी की थीं, दोनों परमाणु संपन्न थीं, अर्थात दोनों के पास परमाणु हथियार थे। ऐसी स्थिति में निश्चित था कि दोनों इस बात को समझ रहे थे कि अगर हमने फिर से लड़ाई शुरू की तो ये लड़ाई बहुत बड़ी होगी और दोनों में से किसी का नुकसान दोनों का हो सकता है या किसी एक का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है। ऐसी स्थिति को भांपते हुए दोनों ही युद्ध से बचना चाहते थे। इसी बीच एक और शक्ति संगठन था जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। वैसे तो कहा जाता पूरी दुनिया को हमने दुनिया के देशों को हमने 3 बड़े भागों में बांटा है। एक भाग है पहली दुनिया जिसको अमेरिका, दूसरी दुनिया जिसे हम कहते हैं रूस के साथ या पहले विश्व युद्ध के बाद जो देश रूस के साथ चले गए, और तीसरी दुनिया के वो देश थे जो किसी भी गुट में शामिल ना होकर के उन्होंने अपना एक स्वतंत्र वजूद बनाए रखा, जिन्हें हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस गुट निरपेक्ष शब्द का मतलब ही है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, अर्थात हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोनों गुटों से सहयोग लेंगे और दोनों का साथ देंगे। इस गुट निरपेक्षता का मतलब तो दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध न होने का एक बड़ा कारण इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रभावकारी रूप भी था, क्योंकि दोनों महाशक्तियां ये देख रही थी कि इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के बहुत सारे देश जिनमें भारत
ब्राज़ील जैसे देश, बड़े बड़े जो देश थे वो इसमें शामिल थे, और उनकी ताकत को न समझना दोनों देश ऐसी भारी गलती नहीं कर सकते थे। वास्तव में यह जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, यह सटीक परिभाषा इसकी ये है कि वास्तव में यह आंदोलन यह बताना, ये जो गुटनिरपेक्ष देश थे ये एक प्रकार के तटस्थता की नीति पर चल रहे थे। तटस्थता का मतलब होता है कि युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए ज़रूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में अपना कोई पक्ष रखता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए और इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास भी किया। तो हम देखें कि इस पूरे शीत युद्ध के दौर में इन गुटनिरपेक्ष देशों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो युद्ध होने की संभावना थी उसे काफ़ी हद तक रोकने में मदद की। जहाँ तक भारत की भूमिका है कि शीत युद्ध के दौर में भारत ने क्या भूमिका निभाई, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत से सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरा, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं। इसके विपरीत भारत शीतकालीन प्रद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूदा मतभेदों को कम करने की भरपूर कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान हुआ। जहाँ तक शीत युद्ध का अंत की बात करें तो शीत युद्ध का अंत 1990 आते आते अमेरिका की कूटनीतिक चालों की वजह से अमेरिका ने रूस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उसके कुछ देशों को रूस से अलग कर दिया और इस तरह रूस दुनिया का जो एक ताकतवर देश था, एक गुट था, वो अपने आप में कमज़ोर हो गया। और जब वो कमज़ोर हो गया तो आज दुनिया में उसका जो वर्चस्व था वो अमेरिका के मुकाबले कम हो गया। और इस प्रकार देखें तो जो पहले द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था थी वो अब एक ध्रुव उसका एक प्रकार से कमज़ोर हो गया। रूस और आज की तारीख में दुनिया दो ध्रुवों की जगह एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के अधीन संचालित है। हम देखते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया पर आज शासन कायम कर रहा है क्योंकि उसके सामने अब कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं रहा। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और जहाँ कोई चीज़ समझ में ना आए आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम इसके नोट्स भी आपको भेजेंगे, हो सकता है, लेकिन पहले आप इसका अच्छे से अध्ययन करें।